खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। महिला और बुजुर्ग का अश्लील वीडियो बनाकर लाखों ऐंठने वाली शातिर दबोचे। कोटपुतली पुलिस ने 5 को पकड़ किया गैंग का खुलासा। सरिस्का से सटे ग्रामीणों ने बेमियादी धरना किया आरंभ। वन अधिकार लागू करने सहित उठाई अन्य मांगे। लोहिया का तिवार पर लाश मिलने से फैली सनसनी, MIA पुलिस ने शुरू की जांच। और कांग्रेस ने यूपी में उपचुनाव की तारीख बढ़ाने पर साधा निशाना, केंद्र के इशारे पर चुनाव आयोग के काम करने के लगाए आरोप। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने वाले गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। इस गैंग ने महिला के साथ एक बुजुर्ग का होटल में अश्लील वीडियो बनाकर 5 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। इसके अलावा 15 लाख रुपए की और मांग की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने इस गैंग का पर्दाफाश करने के लिए निर्देशित किया था। इसके बाद एडिशनल SP वैभव शर्मा के सुपरविजन एवं DSP राजेंद्र कुमार बुर्डक और SHO राजेश शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने CCTV फुटेज भी गहनता से चेक किए। मामले में 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को महिला के जरिए बांसुर रोड स्थित होटल में बुलाकर अश्लील वीडियो बनाया गया था। ब्लैकमेल कर उसे 5 लाख रुपए की ठगी भी कर ली गई। इसके अलावा 15 लाख की राशि मांगी जा रही थी। पुलिस ने 5 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित परिवादी पनियाला थाना क्षेत्र का निवासी है। सरिस्का से सटे ग्रामीणों ने कुशालगढ़ तिराहे पर किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले कई मांगों को लेकर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। इसकी अध्यक्षता माता दिन कर रहे हैं। वहीं मालखेड़ा SDM कार्यालय के घेराव की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश महासचिव भूपत सिंह बालियान सहित अनूप दायमा ने बताया कि मांगों को लेकर उपेक्षा बढ़ती जा रही है। उधर सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम के अनुसार मूल समस्याओं को लेकर सरिस्का के आसपास के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम के प्रस्ताव पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही। इसमें मांग की गई है कि परंपरागत ढंग से जंगल में निवास कर रहे लोगों को अधिकार दिए जाएं। इसके अलावा सरिस्का का नाम भरतरी अभ्यारण्य करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। बाघ परियोजना सरिस्का के आसपास के करीबन 150-200 गाँव जो प्रभावित हो रहे हैं मूल समस्याओं को लेकर के, उसी के अनुरूप हमने काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। तो हमने वन अधिकार अधिनियम का कंप्लीट प्रस्ताव बना करके हमारे उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा को पेश किया था, किंतु आज तक उस पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। ये बड़े दुख की बात है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले SDM साहिबा से कि वो उसके तुरंत प्रभाव से जो भी कमी पूर्ति है संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनको बुला करके उनकी पूर्ति करें। हमने 2 नवंबर 2023 को SDM कार्यालय में सामुदायिक दावे की फाइल पेश कर दी थी, जिसके अंदर हमने पटवारी की रिपोर्ट, जनसंख्या रिपोर्ट और यहाँ के नक्शा सब दे दिए थे। हमने वन अधिकारियों से भी उसमें बात की थी कि हमको आपकी लैंग्वेज लैटिट्यूड की जो एक रिपोर्ट होती है उसमें जहाँ तक मेरे ख्याल करते हैं कागज़ में 9 नंबर का बिंदु है, उसके लिए उनसे हमने संपर्क किया कि हमको आप इसको पूरा करके दे दीजिए। उस बाबत हमारे DCF और उनसे सबसे चर्चा हुई और हम उनके ऑफिस में कई बार चक्कर काटे, लेकिन उन्होंने उस कार्रवाई करने से मना कर दिया। अलवर के लोहिया का तिवार पर 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। MIA थाने के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति के अचेत पड़े होने की जानकारी मिली थी। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि वह कबाड़ का काम करता था। पुलिस ने मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आज हमारे को सूचना मिली कि MIA थाना क्षेत्र के लोहिया के तिवारा के पास में एक अज्ञात डेड बॉडी पड़ी है। तब हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर एक अज्ञात डेड बॉडी पड़ी थी, जिसके आसपास पूछताछ की हमने। तो पूछताछ में मालूम चला कि कोई कबाड़ी है और इसका नाम पता तो मालूम नहीं है, और कोई बिहारी है, और ये लाल शर्ट और एक लोअर पहन रखा था, और जिसको जरिए कोई प्राइवेट साधन से वो लेके एम्बुलेंस आए तो यहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
देश के कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की तिथि पहले 13 नवंबर तय की गई थी। इसके बाद अलवर जिले के रामगढ़ सहित राजस्थान में तो तारीख यथावत रखी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तिथि को बढ़ा दिया गया है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि एक और केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वहीं इस तरह के फैसले बताते हैं कि निर्वाचन विभाग केंद्र के कहने पर काम कर रहा है। वरिष्ठ नेता SR यादव के अनुसार भाजपा जब एक साथ उपचुनाव ही नहीं करवा पा रही तो वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह हो पाएंगे। यादव ने कहा कि उपचुनाव की तिथि निर्वाचन आयोग ने पहले ही तय कर दी थी, इसके बाद तारीख को आगे बढ़ाना संदेह पैदा करता है। देखिए, देश के जो बाई इलेक्शन हैं उनकी डेट फिक्स चुनाव कमीशन ने दे दिया था 13 तारीख, कहीं 20 तारीख, जहां झारखंड और मध्य प्रदेश के अंदर जो थे उनकी 13 और 20 था, और यहाँ जो बाई इलेक्शन जो हैं वो पूरे संपूर्ण देश के अंदर जो होने जा रहे थे उसमें 13 तारीख नियुक्त किया था। लेकिन देखिए, ये मोदी जी की नीति देखिए, जो कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, केरल के अंदर जो 14 सीट है जो है उनको ही इन्होंने बदलाव किया है। यूपी की 9 है जो इनको कहीं हारने का फैक्टर दिख रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि चुनाव आयोग क्या इतना समझदार एक नीति है, और उन्होंने बहाना जो बता रहे हैं कि भाई फेस्टिवल है, ये है, वो है, तो क्या चुनाव आयोग को इस चीजों का पता नहीं था? क्या दूसरी जगह चुनाव आयोग को फेस्टिवल त्योहार नहीं दिख रहा है? लेकिन ये मैं समझता हूं ये मोदी जी की जो एक वो थी ना झूठ की पोटली, वो पोटली अभी खुल चुकी है। जनता को पता लग गया है कि इस पोटली में अभी कुछ नहीं रखा है। ये सिक्के नहीं ज्यादा दिन चलेंगे। और मैं एक और बताना चाहता हूं, जो आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया है, पूरे देश के अंदर एक ढिंढोरा पीटा जा रहा है जो 29 के अंदर योजना बनाई हुई है। वो समय बहुत दूर है, लेकिन अभी से इन्होंने जो ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, इसके ऊपर देश सस्पेंस में हो गया, जनता सस्पेंस में हो गई। अब भाई एक देश का एक चुनाव जो कि जिसमें लोकसभा और विधानसभा हर स्टेट का, जिसमें नगर पालिका है, नगर निगम है, आपका परिषद है, नगरीय पंचायत है, ग्रामीण पंचायत है, ये सभी इलेक्शन में ही आती हैं, तो ये नहीं चल सकता। क्यों समाप्त हो गया है अभी नवंबर में नगर निगम? वो मैं इसीलिए उद्देश्य बता रहा हूं ना, जो 20 के अंदर परिषद के अंदर जो चुनाव हुए थे पंचायतों के, वो अभी 25 में होने थे और 21 में हुए थे उनके 26 में होने थे। तो इन्होंने पीछे इस बात पे भी आपकी मीडिया ने मेरे से ट्वीट लिया था, तो मैंने तब भी बताया था, इन्होंने सारे आगे पीछे करके 25 के अंदर ये करवा रहे हैं। लेकिन वो इश्यूज अलग हो गया। जब आप सोचिए आप जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 पहलू हैं। पहला पहलू, इनका जो पहलू है वो ये बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर देश का खर्चा बचेगा और जो विकास है वो होगा, आर्थिक जो स्थिति है, जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, आर्थिक बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। लेकिन आप देखिए इसका दूसरा पहलू की तरफ भी जानिए, नुकसान सबसे ज्यादा है। नुकसान इसलिए है, आप इलेक्शन वन टाइम करवाते हैं तो कितनी फोर्सेज लगेगी, कितना व्यवस्था बंदोबस्त करने के लिए कितनी फोर्सेज लगेगी, वो कहां से आएगी? दूसरा, आप ये भी सोचिए, जब इलेक्शन आप वन टाइम कर रहे हैं तो मशीन भी आपको खरीदना पड़ेगा ना। ईवीएम और वीवीपैट जो आप मशीन खरीदेंगे, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, आपके सरकार के आंकड़े हैं, जब विधानसभा लोकसभा चुनाव होते हैं तो तकरीबन 4000 करोड़ रुपए खर्च आता है, और आप ईवीएम और वीवीपैट की मशीनें खरीदेंगे इस वन नेशन के इलेक्शन के लिए तो 9000 रुपए करोड़ खर्चा दिखाया हुआ आपकी सरकार ने। तो कितना अंतर हो गया। और फिर दूसरा इश्यू और भी है नुकसान का। अगर आपका बीच में कोई सरकार 4 साल चलती है, कोई 3 साल चलती है, कोई सडनली वो सरकारें गिरती भी हैं, तो क्या रिइलेक्शन नहीं होंगे? आपका कोई विधायक एक्सपायर होता है, कोई सांसद एक्सपायर होता है उस ड्यूरेशन में रनिंग गवर्नमेंट में, तो क्या इलेक्शन नहीं होंगे? आपके कोई महापौर है, कोई चेयरमैन, कोई प्रधान चला जाता है, तो क्या चुनाव नहीं होंगे? क्या आपकी प्रेजेंट रूल चालू होगा? क्या राष्ट्रपति शासन लागू होगा क्या हर जगह? ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, इलेक्शन पहले हुए हैं, मैं समझता हूं पहले 1952 का इलेक्शन
वन नेशन वन इलेक्शन का, वन नेशन वन इलेक्शन का हुआ 52 का, 57 का, मुझे याद है 65 का, और 62 का और 67 का। ये 3 इलेक्शन जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन का देश का एक वन टाइम हुआ था। लेकिन जब स्टेट की इंक्रीज जो है, स्टेट बने, तो वो फॉर्मूला कैंसिल हो गया। तो मैं समझता हूं ये इलेक्शन जो चल रहे हैं ऐसा ही चलेंगे और उसमें कई धांधली नहीं होनी चाहिए, लोगों को सस्पेंस में नहीं रखना चाहिए। उधर कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गणनूरा ने भी कहा कि भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहती है, लेकिन उपचुनाव भी ठीक ढंग से नहीं करवा पाना बताता है कि वन नेशन वाला पैटर्न लागू हो पाएगा। इसके अलावा नगर पालिका और नगर निकाय के चुनाव भी अब तक नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सरपंचों का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। असल में सरकार का क्या विचार है, क्या करना चाहती है, इसका कोई पता नहीं। ये कभी तो कहती है कि वन स्टेट वन इलेक्शन, यानी सारे चुनाव एक साथ होंगे, और ये तो कहती है कि एमएलए एमपी के सारे इंडिया में भी चुनाव एक साथ हों। लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है इनकी बातों से। जब ये मामूली उपचुनाव को एक सी डेट पर नहीं कर सकती, इसमें भी इसको चुनाव ने भी आगे डेट खिसका दी, तो ये कैसे संभव होगा कि ये पूरे स्टेट में एक साथ चुनाव करा सके, सारे चुनाव। तो इसमें इनकी सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है कि चुनाव एक साथ कराया जा सके। क्या कारण है इसका, क्या मानते हैं आप? कारण यही हो सकता है इनके कहीं इनको अपने जीत नहीं दिख रही होगी, ठीक है, इसलिए चुनाव आयोग को दबाव डाल के और ये चुनाव डेट खिसका रहे। राजस्थान में निकाय चुनाव में भी यही स्थिति है। राजस्थान में अब कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव भी आगे खिसकाए जा सकते हैं, कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अभी 6 महीने इनका सरकार बढ़ा भी सकती है, लेकिन क्यों? ड्यू डेट पे जब चुनाव आयोग के अंतर्गत ये दे दी है कि चुनाव आयोग ही चुनाव कराएगा और 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं पंचायत राज, तो 5 साल इनके जनवरी में पूरे हो रहे हैं, तो इनको चुनाव कराने चाहिए। तो लगता नहीं कि चुनाव पंचायत राज के भी 5 साल में करा पाएंगे। कुल मिलाकर यूपी सहित कुछ जगह उपचुनाव की तारीख बदलने पर कांग्रेस लगातार ऐतराज जता रही है। और वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया गुरुवार को रामगढ़ आएंगे। वे यहां पार्टी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करेंगे। जिला महामंत्री गोवर्धन सिंह सिसोदिया के अनुसार रामगढ़ में पार्टी के सभी नेता एक कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, साथ ही माहौल भाजपा के पक्ष में है। उसके बाद 7 तारीख को प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा संगठन के प्रभारी आदरणीय सतीश पूनिया जी भाई साहब का प्रवास रहेगा। इस प्रकार पार्टी मतलब हर हमारे नेता एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए विधानसभा के चुनाव में एक अपना काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से अभी प्रेजेंट में माहौल है, और आप रामगढ़ में घूम फिर के देखोगे, भारतीय जनता पार्टी 100% यहाँ पर बहुत बड़े भारी मतों से रामगढ़ विधानसभा में विजय होगी और कमल का फूल खिलेगा। यहाँ पर हमारे जो नेता नहीं है, सभी कार्यकर्ता हैं और ये कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे गौतम दत्त जी मंत्री जी हैं जो लगातार यहाँ प्रवास पे हैं और वो यहाँ पूरी हमारे विधानसभा की वो देख रहे हैं और कामकाज को सभी कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। प्रवासी भी हैं हमारे, और हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में सभी लगे हुए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव में एडीजे मोहनलाल सोनी ने कालकुआ सैटेलाइट हॉस्पिटल और सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने रालसा द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर अस्पताल के लेबर रूम आदि को देखे। वहीं साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखने के दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही राष्ट्रीय योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा एवं जननी सुरक्षा योजना आदि के तहत प्रसूताओं को मिल रही सुविधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। उधर पीएमओ डॉक्टर जीएस राठौर ने मेडिसिन स्टॉक पर्याप्त होने की जानकारी दी। साथ ही मेडिकल जूरिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से जुड़ी परेशानी के बारे में भी बताया। उधर प्राधिकरण सचिव ने सखी वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र प्रबंधक सरिता तनेजा और स्टाफ सदस्य उपस्थित पाए गए। इसके अलावा पिछले निरीक्षण के बाद से कुल 31 पीड़िताओं का केंद्र पर उपस्थित होना पाया गया। घरेलू हिंसा, मारपीट, छेड़छाड़ या अन्य आपराधिक घटनाओं में पीड़ित महिलाएं केंद्र पर उपस्थित हुई। यहां उन्हें विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान की गई। अलवर शहर में 3 लोगों को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। प्रताप पलटन क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। एएसआई हितेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद जाब्ता मौके पर पहुंचा।
वहीं 60 फुट रोड क्षेत्र निवासी सुभाष कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय सचिन राजौरिया के पास धारदार हथियार बरामद हुआ। उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति छुरा हथियार लेकर घूम रहा है, तो उस मुखबिर की सूचना पर हमने बताए स्थान पर पहुंचे, तो बताए जैसे मुखबिर ने बताया वैसा ही एक व्यक्ति वहां पे जाता हुआ दिखा, जिसके रोक कर तलाशी ली तो उसके पास में एक छुरा मिला। पूछा, उसके पास में कोई वैध दस्तावेज वगैरह नहीं थे, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई, मुकदमा पंजीबद्ध करवाया गया। उधर एएसआई कन्हैया लाल ने बताया कि प्रतापगंज दरगाह के समीप धारदार हथियार से लोगों को डरा रहे एक युवक को पकड़ा गया है। आरोपी 21 वर्षीय विवेक तीज की स्वर्ग रोड का निवासी है। वह किसी वारदात के इरादे से घूम रहा था। पुलिस उसे लेकर थाने पहुंची, जहां विशाल चाकू को नापने पर उसकी लंबाई करीब 36 इंच मिली। आरोपी पर पहले भी कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं। बाबा एहसान अली की दरगाह के पास एक शख्स चाकू हाथ में लेकर आने जाने वालों को धमका रहा है। इस इत्तला पर मैं जाप्ता प्रतापगंज रोड पर पहुंचकर एक शख्स विवेक उर्फ वीवू पुत्र मनोज कुमार जाति वाल्मीकि उम्र 21 वर्ष निवासी क्वार्टर नंबर 1 तीज की स्वर्ग रोड जिला अलवरपुर एक चाकू के साथ गिरफ्तार कर 4/25 आरोप से प्रकरण दर्ज किया है। उधर इसी तरह के अन्य मामले में कोतवाली पुलिस ने जीडी कॉलेज के पास धारदार हथियार सहित सिद्धार्थ विहार निवासी पवन राजौरिया को पकड़ा है। एएसआई विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि उससे पूछताछ जारी है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक व्यक्ति जीडी कॉलेज के आसपास हथियार लेकर घूम रहा है, जो कोई वारदात कर सकता है। इस इत्तला की तस्दीक के लिए मौके पर गए नजाब्ता के, तो वहाँ पर एक व्यक्ति हाथ के अंदर छुरा लेकर के घूमता हुआ मिला था, जिससे पूछा, वहाँ घूमने के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, और नहीं छुरा चाकू जो उसके हाथ में मिला था उसके बारे में कोई उसके पास लाइसेंस नहीं मिला। गोंदगढ़ क्षेत्र में पड़ोसी बच्चे ने 12 वर्षीय बालक पर खेल खेल में खोलता हुआ पानी गिरा दिया। इसके चलते बालक सचिन पांचाल गंभीर रूप से झुलस गया। भैंसलावत निवासी बलवीर पांचाल ने बताया कि बालक सचिन अपने घर पर गर्म पानी से नहाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी बच्चा अंकित प्रजापत आया, जिसे पता नहीं था कि बाल्टी में गर्म पानी है। उसने खेल खेल में मग्गे से पानी भरा और सचिन पर डाल दिया। पीड़ित को गोंदगढ़ से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बालक के पिता बलवीर पांचाल कारपेंटर का काम करते हैं। वो बच्चा मतलब नहाने के लिए कर रहा था, मग्गा लेकर आया था, तो बच्चे ने उसके हाथ में से खुसा के उसी के ऊपर पानी फेंक दिया था खेल कूद में। ये बात थी। कितने बजे के आसपास में? ये 12-1 बजे। हाँ। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की जान चली गई। मुंडावर थाना क्षेत्र के मैनपुर बास के पास मंगलवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से काली पहाड़ी निवासी 29 वर्षीय नरेंद्र पाल ने दम तोड़ दिया। मृतक के भाई विजेंद्र ने बताया कि नरेंद्र पाल आईसीआईसी बैंक में रिकवरी का काम करता था। घर लौटते समय उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मृतक विवाहित था और उसके 4 वर्षीय पुत्र भी है। बुधवार सुबह मुंडावर थाना पुलिस ने सीएससी ततारपुर में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। एक व्यक्ति जो जिसका नाम मृतक का नाम है नरेंद्र पाल पुत्र ग्यारसी लाल जाति जाट है और निवासी काली पहाड़ी थाना ततारपुर, जो सड़क दुर्घटना में घायल होकर के और इलाज हेतु ततारपुर अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके दौरान इलाज भर्ती हो गई और शव का पोस्टमार्टम करवाया जाकर अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द किया जा चुका है। अलवर के कालाकुआ रामकिशन कॉलोनी स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम में बुधवार को विशाल अन्नकूट मनाया गया। इस अवसर पर भगवान वेंकटेश बालाजी को 191 व्यंजनों की झांकी सजाकर भोग लगाया गया। इसके बाद हजारों की संख्या में भक्तों ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से यह आयोजन किया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि भगवान की रसोई में मंदिर के सेवकों ने खुद 191 व्यंजन बनाए हैं, जिसमें बाजार से कोई व्यंजन नहीं मंगाया गया है। प्रसाद तैयार करने के लिए रात्रि में 16 हलवाइयों और 40 कार्यकर्ताओं की टीम लगी रही। 25 वर्षों से अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम का ये 9वां उत्सव है। इसके पहले गोपाल जी का केवल मंदिर था, उनका उत्सव मनाया जाता रहा है। ये भगवान की रसोई से 191 व्यंजन
भगवान के जो सेवक हैं उनके द्वारा बनाया गया है। इसमें कोई भी पदार्थ बाजार से नहीं ले आकर के रखा गया है, सब कुछ भगवान की रसोई में बना है। और कार्तिक शुक्ला पंचमी को हमेशा से भगवान का अन्नकूट महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता रहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 29 नवंबर को होगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा ने बताया कि पिछली बार चुनाव की आचार संहिता के चलते कार्यशाला निरस्त हो गई थी, वहीं 29 नवंबर को इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 105 यूनिटों के लिए 2,854 करोड़ रुपए का MOU किया जाएगा। साथ ही लगभग 8,950 लोगों को रोजगार मिलेगा। महाप्रबंधक के अनुसार आयोजन में जिला प्रभारी मंत्री और सचिव सहित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव एवं प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा भी शामिल होंगे। राइजिंग राजस्थान का जिला स्तरीय कार्यक्रम कब होगा, कितना MOU है, कितने करोड़ों का हुआ है और क्या जानकारी है? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्रत्येक जिले में इन्वेस्टर मीट का प्रावधान है और उसी क्रम में अलवर जिले में 27 अक्टूबर को इन्वेस्टर मीट होनी थी, जो चुनाव की आचार संहिता की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई। अब ये 29 नवंबर को तानिया रिसोर्ट्स में होगी और अब तक हमें विभिन्न सेक्टर से जो 29 तारीख को MOU होने हैं उसके लिए 105 इकाइयों के प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिसमें 2854.14 करोड़ का निवेश किया जाना प्रस्तावित है और 8,950 लोगों को रोजगार का दिया जाना प्रस्तावित है। और अब तक जिले के जो टोटल, जब अपन MOUs की बात करते हैं तो स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट के भी हुए हैं, टूरिज्म के, UIT, एग्रीकल्चर, माइंस और लोगों ने ऑनलाइन भी करवाए हैं। तो ऐसे करके अब तक 158 लोगों ने MOUs के प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें 7,121.89 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना प्रस्तावित है और 31,027 लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। समृद्धि सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा 26वें सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत 251 जोड़ों को उपयोगी सामान वितरित किया गया। निशा होम केयर की डायरेक्टर निशा सैनी ने बुधवार को अपने कार्यालय पर यह वितरण किया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल से यह सिलसिला जारी है। इस तरह 5,000 बेटियों की शादी संस्था करवा चुकी है। ये 26वां सर्व जातीय सम्मेलन हम यहाँ कर रहे हैं समर्थित सामाजिक सेवा संस्थान की तरफ से, जो कि हम कोरोना के समय से करते आ रहे हैं। 5,000 बच्चों की अब तक हमने ये शादियाँ करा दी हैं। यहाँ पर घर गृहस्थी से लेके पूरा ही सामान है, 250 जोड़ों का सामान वितरण किया जा रहा है, जिसमें सोने चांदी के 5 आइटम हैं, खाने पीने का 300 आदमियों का राशन है, अलमारी है, सोफा सेट है, गद्दे हैं और सोफे हैं, गद्दे, तकिए, कवर, मतलब घर गृहस्थी का यहाँ पूरा ही सामान है। अलवर में प्याज की बम्पर पैदावार होने से किसानों को लाभ हो रहा है। इस बार अलवर जिले में प्याज की बुआई 1.5 गुना हुई थी और ऐसे में उपज भी ज्यादा हुई है। गुणवत्ता होने से भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। कारोबारी अभय सैनी के अनुसार सरकार ने प्याज निर्यात पर रोक नहीं लगाई तो किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। उन्होंने बताया कि अलवर मंडी में 20 से 25,000 कट्टों की आवक हुई है। प्रमुख रूप से आसाम, बिहार, नागालैंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड आदि के लिए बिक्री हो रही है। फिलहाल प्याज के थोक दाम 25 से 30 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। उधर सैनी ने अलवर प्याज मंडी में फर्श, टीन शेड और कैंटीन आदि के अभाव का जिक्र भी किया। इसे लेकर कृषि उपज मंडी के सचिव से पदाधिकारी मिल भी चुके हैं। मैं तमाम न्यूज एंकरों को, इन संपादकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस आर्थिक युग में उद्योग जगत की खबर तो सभी चैनल लगाते हैं, लेकिन किसान और कृषि से संबंधित आप जो हमारी खबरें आम जन तक पहुंचाते हो, हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाते हो, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। अलवर में प्याज का पिछले 50 सालों से 40 सालों से काम चल रहा है, लेकिन पिछले 15-16 सालों से अलवर में प्याज की मंडी डेवलप हुई है। अलवर के साथ साथ अब खैरतल में भी प्याज का बिक्री चालू है, मालाखेड़ा में भी चालू है और तिजारा में भी चालू है। इन सब की वजह से हमारे यहाँ उत्पादन बहुत बढ़ा है, क्योंकि किसान को नजदीक की मंडी मिल जाती है, सुरक्षित चला जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अलवर का प्याज
लगभग अक्टूबर से लेके और फरवरी की शुरुआत तक चलता है। जब अलवर का प्याज चलता है तो नया प्याज अपने एरिया में केवल अलवर का होता है। अलवर की प्याज का एक अलग जायका है, अलवर की प्याज की एक अलग सुगंध है, जिसकी वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पर लगभग आज 20,000 के क्रॉस कट्टे यहाँ थे, लगभग 20-25 हज़ार कट्टे के लगभग खैरतल भी हैं, 5-4 हज़ार कट्टे अन्य मंडियों में भी हैं। ये माना जाता है कि अलवर से लगभग 60,000 से 70,000 कट्टा रोज प्रोडक्शन के रूप में दूसरी जगह अपनी मंडियों में अन्य राज्यों में जा रहा है। अलवर में आज प्याज का भाव 35 रुपए से लेके और 53 रुपए का 40 किलो रहा है। इसके ऊपर कृषि उपज मंडी शुल्क के रूप में, जिसे हम कृषि कल्याण कोष के नाम से सरकार को जमा कराते 1% लगता है और 6% हमको मंडी में आड़त मिलती है। प्रति मन के हिसाब से क्या भाव? प्रति मन के हिसाब से 1400 से लेके और आज 2250 रुपए 40 किलो के हिसाब से आज बिका है। अलवर में 40 किलो के हिसाब से भाव होता है और आने वाले समय में प्याज में बहुत ज्यादा मंदा और बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आती है। सरकार की नीतियों में कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ का किसान डरा हुआ है और डरा हुआ इसलिए है कि उनको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव के पश्चात भारत सरकार निर्यात पर बैन लगा देगी, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हुआ। ये जो अंचल, जैसे हम मेवात का अंचल कहते हैं, ये वो अंचल है जो कृषि आधारित है। ये वो अंचल है जिसमें प्याज का फसल ही सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत है। अगर आप सब लोग मिलकर हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे और इस बार अगर निर्यात पर बैन नहीं लगता है तो यहाँ के किसान को भी 2 पैसा ठीक है। दीपावली के बाद काफी आवक प्याज की बढ़ी है, लाल प्याज की, तो कितनी आवक लगभग पर डे हो रही है? दीपावली के बाद ये अक्सर प्याज बढ़ जाती है। मैंने बताया था ना, आज लगभग 20-22 हज़ार कट्टा अलवर में और आने वाले समय में इससे लगभग दुगना प्याज का अराइवल रहेगा। 15 तारीख के बाद भरपूर प्याज रहेगा। पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी यहाँ होगा। आज भी लगभग 2000 के आसपास किसान यहाँ मंडी में आता है। सर, अलवर की प्याज कहाँ पे जा रही है, कौन कौन से? 16 राज्यों में जा रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, उत्तरांचल, बिहार, बंगाल, असम, नई दिल्ली, राजस्थान का भी कुछ भाग है, वो भी हमसे प्याज ले रहा है। उत्तर प्रदेश का अधिकतम भाग हमारे यहाँ से प्याज जा रही है। सर, किसानों को मंडी में क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल रही, क्या परेशानी आ रही है? किसानों को मंडी में, हमारी मंडी सरकार ने एक फसल एक जिले की योजना पर प्याज की फसल को अलवर में रखा था। लगभग 17-18 साल हमारी मंडी को चलते हो गए। हमारे यहाँ खुले में प्याज बिकती है, नीचे पक्की धरती नहीं है, कच्चे में माल बेचना पड़ता है। किसान रात में आता है तो यहाँ कोई सोने बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। केवल एक किसान भवन हुआ करता था, जिसको भी सरकार ने किराए पर दे दिया। यहाँ कोई कैंटीन की भी संपूर्ण व्यवस्था नहीं है। लाइट पानी की व्यवस्था मंडी समिति की तरफ से रहती है। बाकी यहाँ कोई विधिवत कोई ऐसी हमारे यहाँ सुविधा नहीं है जिसको हम एक मॉडल मंडी कह सकते हैं। हम अन्य मंडियों में जाते हैं, वहाँ सब किसानों को एक निर्धारित मूल्य के ऊपर खाना मिलता है, रात्रि सोने के लिए कंबल मिलता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। और खुले में प्याज लगानी पड़ती है। हर बार जब बरसात आती है तो किसान को और व्यापारी को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। बार बारिश भी अच्छी हुई है तो प्याज की खेती भी रकबा ज्यादा बढ़ा है, तो किसान 2-3 साल से भौस भी खा रहा था। अब की बार क्या उम्मीद ये नजर आती है इन परिस्थितियों में जो आज भाव चल रहे हैं, अगर ऐसे भाव बने रह जाते हैं तो सभी किसानों के 2 पैसे इस फसल में मिलेंगे और 2 पैसे इस फसल से मिलेगा तो बाजार में भी रौनक बढ़ेगी। क्वालिटी अच्छी है इस बार, क्वालिटी सबसे अच्छी है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बरसात होने की वजह से वहाँ की क्वालिटी जो है बहुत कमजोर है। अलवर की क्वालिटी बहुत बेहतर है। मंडी समिति ने क्या व्यापारियों के लिए, ये किसानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, पानी की नहीं, मंडी समिति की तरफ से खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और ना होती है। हमारे यहाँ किसान कलेवा योजना चलती है जो अनाज मंडी में चल रही है, जिसमें लगभग 8 रुपए में किसान को भोजन मिलता है। वो हमारे यहाँ मंडी में नहीं चल रही है। सरकार की एक अन्नपूर्ण योजना भी चलती है जिसमें भी 8 रुपए का खाना मिलता है, वो हमारे यहाँ नहीं चल रही है। मंडी की समिति की तरफ से लाइट पानी की जो साधारण व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्था वो कर रखी है उन्होंने, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से किसान अपना भरपेट भोजन कर सके। इसके लिए कोई आवाज उठाई गई? आवाज हम मांग कर रहे हैं सरकार से, हमने मांग की है। मंडी सेक्रेटरी साहब से भी हमारी चर्चा हुई है। सेक्रेटरी साहब ने भी हमें अवगत कराया है कि उन्होंने भी आगे लिखा है, उन्होंने डॉम के लिए भी आगे लिखना बताया है, उन्होंने पक्की सड़क को निर्माण कराने के लिए भी सरकार से अपनी बात रखी है। अभी तक उसके ऊपर कोई हमें प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ।
और वहीं अलवर कृषि उपज मंडी में इन दिनों कपास की बेहतर आवक हो रही है और भाव भी उचित मिल रहे हैं। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि रोजाना 2 से लेकर 3,000 गांठों की आवक हो रही है। वहीं 7600 के आसपास भाव बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि कपास मेडिकल और वस्त्र आदि उद्योगों में काम आती है, साथ ही इसका बिनोला पशुओं में काम आता है और इससे तेल भी निकलता है। सर, दीपावली के बाद कपास फिर मंडियों में पहुंच रही है, अब कितनी आवक है, क्या भाव है, कितनी क्वालिटी की आ रही है, क्या कहना चाहिए? अलवर कृषि उपज मंडी में वर्तमान में 2000 से 3000 गांठें प्रतिदिन कपास की आ रही है। पिछले साल के मुकाबले भाव भी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। इस बार कपास के भाव ऊपर में 7800 और नीचे में 7200 रुपये के भाव क्वालिटी अनुसार है। मैं समझता हूँ कि किसान को अपने पैदा का उसको अपना सही मूल्य मिल रहा है। सर, ये कहाँ निर्यात हो रही है, क्या क्या काम आ रही है? अधिकांश ये 5 देशों में निर्यात होती है, बाकी अपने भारत में भी काफ़ी इसकी खपत है। इसमें हर क्षेत्र में, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, बहुत काफ़ी जगह यूज आती है। इसमें से जो बिनोला निकलता है वो हमारे पशुओं के काम आता है। उसमें से तेल का फिर निकल के बिनोला तेल भी बनता है। कपास का कई अपने तरह से यूज है। 15 नवंबर से आईएमए अलवर के खेलों का महाकुंभ आरंभ होगा। गेम्स आयोजन सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि अलवर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर एस मित्तल की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। आईएमए यूफोरिया 2024 का आयोजन 15 से 18 नवंबर तक होगा। इस दौरान क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, योग इवेंट, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स की स्पर्धाएं करवाई जाएंगी। उधर बैठक में डॉक्टर विजेंद्र गर्ग, डॉक्टर विजय सिंह चौधरी, दीपक श्रीवास्तव, मुकेश गुप्ता, सुधीर गुप्ता, कुमुद गुप्ता, बीएस सैनी, हेमंत गुप्ता, डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता और गिरीश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। समाचार में वक्त चला एक छोर से ब्रेक का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए।
शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू चैप्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। चैप्योर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। चैप्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो
या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई-लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई-रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस
लोकेशन पर, जहां से आपके प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड नियर वंडर रेजिडेंसी अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। जयंती बंटा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और गाड़ियां लोहारों को पट्टे देने की योजना मालाखेड़ा क्षेत्र में कारगर नहीं हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद संबंधित कार्मिकों सहित जनप्रतिनिधि पात्र व्यक्तियों को योजना का फायदा नहीं दिलवा पा रहे। पृथ्वीपुरा और हरिपुरा में अनेक गाड़ियां लोहार निवास करते हैं, लेकिन बहुत से परिवार मूलभूत सुविधा से महरूम है। साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में बैंक लोन नहीं दे रहे। स्थानीय गाड़ियां लोहार हजारी लाल भोपा और जगदीश भोपा को सरकार के निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत की उदासीनता के चलते पट्टे उपलब्ध नहीं कराए गए। पंचायत समिति में स्थायी विकास अधिकारी भी लंबे अरसे से नहीं है। पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा, राकेश बैरवा सहित समाजसेवी राजेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, धर्मचंद और बाबूलाल बेड़ा ने जिला प्रशासन सहित क्षेत्र के जन सेवकों से कदम उठाने का अनुरोध किया है। उधर तहसीलदार मेघा मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में बसे हुए ऐसे परिवारों की सूची विकास अधिकारी से मंगवाई जाएगी। इसके अलावा लापरवाही के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मालाखेड़ा क्षेत्र में दिन में बढ़ते और रात को गिरते तापमान के चलते रोगियों की संख्या बढ़ रही है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में पहुंच रहे रोगी एवं उनके परिजन वाहन इधर उधर खड़े कर जाते हैं। ऐसे में निकलने के लिए भी जगह नहीं रहती। उधर बदलते मौसम में डेंगू और मलेरिया बुखार बढ़ा रहा है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश सैनी का कहना है कि इससे प्राथमिक रूप से बचाव ही उपचार है। मौसम में बदलाव इसका मेन कारण है। दिन में तो काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ती है, सुबह शाम ठंड रहती है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग हैं, इस मौसम के चेंज को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है वो भी इस चीज़ को नहीं सहन कर पाते हैं और इनमें वायरस ग्रो कर जाता है। एक तरीके से वायरल फीवर, वायरल इलनेस इनमें हो जाती है और इसका मेन जो उपचार है, बचाव ही इसमें उपचार होता है। जितना अपन बच के रहेंगे, ठंडी चीज़ें नहीं खाएंगे पिएंगे, फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे, तो इसमें आसानी से बचा जा सकता है। खनिज विभाग की ओर से मालाखेड़ा क्षेत्र में अवैध खनन के जरिए बजरी मिट्टी दोहन जारी है। साथ ही खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। हाल ही खनिज विभाग की टीम मालाखेड़ा क्षेत्र से चली गई तो अवैध खनन का पत्थर ले जाने वाली ट्रैक्टर टोलियां मेगा हाईवे और बीजवाड़ मोजपुर स्टेट हाईवे 44 पर दौड़ती दिखी। इसके अलावा महुआ से टोल नाके पर इन वाहनों को तत्काल गुजारने के लिए दी जा रही सुविधा संदेह पैदा करती है। अकबरपुर कस्बे में कुछ दिन पहले एक पक्ष द्वारा मां बेटों के साथ मारपीट कर दी गई थी। इस मामले को लेकर बुधवार को सर्व समाज के लोगों ने थाना अधिकारी को ज्ञापन देकर न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग उठाई। कस्बे में कुछ दिन पहले गाड़ी खड़ी करने और नाली सफाई के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। इसमें मां और उसका पुत्र घायल हो गए थे। ज्ञापन सौंपने के मौके पर बाबूलाल मीणा, रामेत गुर्जर, मनोहर लाल वर्मा, सुरेंद्र नरूका और हनुमान साय शर्मा आदि मौजूद रहे। साहब जिन्होंने वीडियो वायरल किया था ना कल से जो छोड़ रहे उस पर, उससे गाँव में आक्रोश से ज़्यादा जनता, उसकी वजह से ही आज भीड़ होकर के हम आए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को तत्वों को रोका जाए जो माहौल खराब करे, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। अकबरपुर क्षेत्र के किसान रबी की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए मेहनत में जुटे हुए हैं। इन दिनों किसान रबी की फसल सरसों में सुबह जल्दी ही पानी दे देते हैं। इस बार मानसून भी बढ़िया रहा, जिससे किसान खुश हैं। रामगढ़ सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सुमन मजोका ने भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह को समर्थन का ऐलान किया है। ओबीसी मोर्चा एवं युवा मोर्चा द्वारा गुलाब वाटिका रामगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के समक्ष उन्होंने यह घोषणा की। गौरतलब है कि रामगढ़ में और राजपूत वोट खासी संख्या में हैं और सुमन मजोका इसी वर्ग से आती हैं। और बाकी सभी रामगढ़ के निवासियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आज भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देती हूँ। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश सरकार के कामों को लोगों के समक्ष रखा। राजस्थान में निश्चित रूप से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और मैं धन्यवाद देती हूँ सुमन जी का कि जिन्होंने आज पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन दिया है और यहाँ भी रामगढ़ में भी सुखवंत जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते।
उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सुमन मजोका का स्वागत किया। उधर बड़दोमेव कस्बे के समीपवर्ती दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का अभिनंदन हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण ने बताया कि उप मुख्यमंत्री यहां भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में कार्यालय उद्घाटन में पहुंची। इस दौरान पूर्व विधायक जयराम जाटव, राजकुमारी जाटव और उर्मिला कुंडल ने भी संबोधित किया। अंत में मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण जैन द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 100% मतदान को लेकर जागरूकता के लिए बुधवार को रैली निकली। महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सखियों द्वारा रैली का आयोजन किया गया। वहीं 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में वोट जरूर डालने की अपील की गई। रैली में सीडीपीओ नीलिमा पाठक, सहायक विकास अधिकारी अनिल गौड़, ब्लॉक पर्यवेक्षक वंदना मित्तल, शिल्पा रानी, पूनम शर्मा और तारामणि आदि उपस्थित रहे। आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आगामी होने वाले चुनावों हेतु 100% मतदान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं साथियों की रैली निकाली गई, जिसमें कस्बे के सभी व्यक्तियों को मतदान में 100% भाग लेने की अपील की गई। खैरतल में एसपी मनीष कुमार चौधरी के निर्देशन में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां करीब आधा दर्जन ओवरलोड डंपर सहित ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली गई। पकड़े गए वाहनों में रोड़ियां भरी हुई थी। वहीं पुलिस पकड़े गए वाहनों के दस्तावेजों की जाँच कर रही है। अलवर में मित्तल हॉस्पिटल के पीछे ग्राउंड में सुभाष नगर योग प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर एस मित्तल ने कहा कि बहुत सी बीमारियों को सिर्फ नियमित योग साधना द्वारा ठीक किया जा सकता है। पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से खाली जमीन में पड़े टनों कचरे के ढेर को डॉक्टर मित्तल ने स्वयं जेसीबी एवं ट्रैक्टर्स लगवाकर साफ सुथरा करवा दिया। इसके अलावा मित्तल हॉस्पिटल की छत पर 2 सीसीटीवी कैमरे और 2 हैलोजन लाइट भी लगवा दी है, जिससे कोई भी व्यक्ति वहां गंदगी नहीं फैलाए। उधर कार्यक्रम संयोजक गिरीश गुप्ता ने बताया कि साफ करवाए गए इस स्थल पर बुधवार सुबह भारतीय योग संस्थान, RDNC मित्तल फाउंडेशन और सुभाष नगर विकास समिति ने योग प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। यहाँ आनंद शर्मा, डॉक्टर एस मित्तल, डॉक्टर महेश जैन, सुनील गर्ग और बिशन चंद शर्मा ने भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलन किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला और बुजुर्ग का अश्लील वीडियो बनाकर लाखों ऐंठने वाली शातिर दबोचे। कोटपुतली पुलिस ने 5 को पकड़ किया गैंग का खुलासा। सहसका से सटे ग्रामीणों ने बेमियादी धरना किया आरंभ। वन अधिकार लागू करने सहित उठाई अन्य मांगे। लोहिया का तिवार पर लाश मिलने से फैली सनसनी। MIA पुलिस ने शुरू की जांच। और कांग्रेस ने यूपी में उपचुनाव की तारीख बढ़ाने पर साधा निशाना। केंद्र के इशारे पर चुनाव आयोग के काम करने के लगाए आरोप। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।